हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हड़प्पा संस्कृति के भाग 6 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अर्थव्यवस्था को हम लोग देख रहे थे और उसमें कृषि तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति में पशुपालन की क्या स्थिति थी, उस पर हम लोग जो है सो चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में हम लोग देखते हैं क्या कि जो सैंधव मृदभांड हम लोगों को जो प्राप्त हुए हैं या मुहर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो सैंधव मृदभांडों में और मुहरों में कई प्रकार के पशु पक्षियों का जो है सो चित्र अंकित है। इसी प्रकार से बहुत सारे पशुओं के जीवाश्म भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं। इस आधार पर हम लोग उस संस्कृति में पशुपालन की स्थिति का आकलन कर सकते हैं, है ना। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कुबड़ वाला जो सांड है, तो कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रिय पशु था, है ना। मतलब कि हड़प्पाई संस्कृति में सबसे प्रिय पशु के रूप में हम लोग कुबड़ वाले सांड को जो है सो देखते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु की अगर बात की जाए तो वो एक श्रृंगी प्राणी था। एक श्रृंगी प्राणी या यूनिकॉर्न जिसको हम लोग कहते हैं, एक सींग वाला एक काल्पनिक जानवर विशेष रूप से जो है सो चित्रित किया गया है, चाहे वो मृदभांड हो या फिर मुहर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि एक श्रृंगी प्राणी या यूनिकॉर्न जो है वो सिंधु नदी का सिंबल रहा होगा, सिंधु नदी का प्रतीक रहा होगा, या उस समय की जो शासन व्यवस्था रही होगी तो संभव है कि एक श्रृंगी प्राणी जो है वो शासन का भी जो है सो प्रतीक रहा होगा। तो हम लोग एक श्रृंगी प्राणी को सबसे महत्वपूर्ण जो है सो पशु के रूप में चित्रित कर सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख पशु या सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था, तो एक श्रृंगी प्राणी आपका उत्तर होगा। और अगर पूछे कि सैंधव लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था, तब आपको उत्तर देना है कुबड़ वाला सांड। ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि हम लोगों को भेड़ का, बकरी का, बैल का, भैंस का, हाथी का, ऊंट का, सुअर, कुत्ता, बिल्ली का जीवाश्म हम लोगों को जो है सो प्राप्त होता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से और सुरकोतड़ा से हम लोगों को ऊंट का भी जो है सो जीवाश्म मिला है। घोड़े की हड्डी भी हम लोगों को प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो लोथल, सुरकोतड़ा और कालीबंगा से जो है सो हम लोगों को घोड़े की हड्डी जो है सो प्राप्त होती है। इसी प्रकार से घोड़े की मिट्टी की आकृति है ना, नौसारो और लोथल से मिली है। लेकिन घोड़े का अंकन हम लोगों को मुहरों पर जो है सो नहीं मिलता। आपको ध्यान रखना है कि घोड़ा का हम लोगों को कुछ अवशेष जरूर प्राप्त हुआ है, लेकिन घोड़ा जो है वो सभ्यता का एक सामान्य पशु नहीं था, है ना। सामान्य रूप से जो है सो विचरण करने वाला जो है सो पशु नहीं था। जो भी अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उसको अपवाद की श्रेणी में ही जो है सो रखा जाना चाहिए। चूंकि गाय की भी कोई आकृति हम लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन चूंकि बैल की आकृति हम लोगों को मिलती है, तो इससे प्रकट होता है कि गाय का भी अस्तित्व रहा होगा। गाय से भी जो है सो सभ्यता के लोग परिचित रहे होंगे। ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि कुछ पशुओं का शिकार भी जो है सो वो लोग किया करते थे सभ्यता के लोग। तो उल्लेख मिलता है कि चित्तीदार हिरन का, सांभर का, जंगली सुअर का भोजन के लिए जो है सो शिकार किया जाता रहा था, है ना। सभ्यता में इन पशुओं का शिकार जो है सो किया जाता था। इसी प्रकार से पक्षियों में हम लोग पाते हैं कि मुर्गा, बत्तख, तोता, हंस आदि पाले जाते थे। तो इतना चीज जो है सो आपको ध्यान में रखना है पशुपालन से रिलेटेड फैक्ट में, है ना। अब अगर हम लोग अर्थव्यवस्था में ही अगर आगे बढ़ते हैं तो शिल्प और उद्योगों की क्या स्थिति थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शिल्प एवं उद्योग के मामले में हम लोग पाते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब सभ्यता के लोग कांसा बनाना जो है सो वो जानते थे। ठीक है।
कांसा एक मिश्र धातु, तांबा और टीन को मिलाकर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो तांबे के अवशेष हम लोगों को प्राप्त होते हैं उसमें 90% तांबा और 10% जो है सो टीन है, मिला हुआ है। माने 9:1 का जो है सो रेशियो हम लोग देखते हैं कांसा के निर्माण में किया गया था। लेकिन कांसा निर्माण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टता थी। कांसा जो है वो सर्वसुलभ जो है सो धातु नहीं था। एक आम जन में इसका प्रयोग जो है सो खुल करके नहीं होता था, सीमित रूप से एक विशिष्ट जो है सो यह एक धातु था जिसका उपयोग जो है विशिष्ट अवसरों पर किया जाता था या गण्यमान्य लोगों के द्वारा ही किया जाता रहा होगा। आपको ध्यान रखना है कि कांस्य युगीन सभ्यता होने के बावजूद भी सबसे अधिक सभ्यता में तांबे का ही जो है सो प्रयोग किया गया। कांसा विशिष्टता सूचक है, मुख्य रूप से हम लोग तांबे का ही प्रयोग जो है सो ज्यादा देखते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि सभ्यता में कई प्रकार के शिल्प और उद्योग जो हैं वो प्रचलित थे। जैसे मुहर निर्माण एक शिल्प था, है ना, मन का निर्माण जो है सो एक शिल्प था, ईंट का निर्माण जो है सो एक शिल्प था, चमड़े का काम जो है सो एक शिल्प था, इसी प्रकार से कपड़ा बुनना भी जो है सो एक शिल्प था। तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का बर्तन जो मृदभांड निर्माण है, तो मृदभांड निर्माण भी जो है सो उन्नत शिल्प था। लेकिन सबसे बड़ा जो उद्योग था सभ्यता में वह था आपका कपड़ा उद्योग। कपड़ा बुनने का जो उद्योग है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है सो उद्योग था। सभ्यता में हम लोगों को तांबे और सोने के प्रयोग का भी जो है सो प्रमाण मिलता है। लेकिन जो सोना हम लोगों को प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता से वो उतना शुद्ध नहीं है ना। हम लोग पाते हैं कि सोने की तुलना में चांदी जो है सो बहुतायत में हम लोगों को प्राप्त होता है। जो भी सोना हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण में कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से जो है सो इसको मंगाया जाता रहा होगा। ठीक है, तो सोने और चांदी के आभूषण भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, मतलब कि स्वर्ण कारी जो है ना, सोने चांदी का काम भी जो है सो एक प्रमुख शिल्प के रूप में जो है सो स्थापित था। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि धातुओं को गलाने, पीटने और उन पर पानी चढ़ाने की भी जो है सो विधि सभ्यता में ज्ञात थी। शंख, सीप, घोंघा, हाथी दांत आदि के उपकरण भी जो है सो सभ्यता में बनाए जाते थे। ठीक है, बढ़ईगिरी भी जो है सो एक उन्नत व्यवसाय था, एक उन्नत शिल्प के रूप में बढ़ईगिरी को भी हम लोग देखते हैं, है ना। चान्हुदड़ो और लोथल से हम लोग पाते हैं क्या कि जो भी सामग्री हम लोगों को प्राप्त हुआ है उससे प्रतीत होता है कि चान्हुदड़ो और लोथल में हम लोग देखते हैं कि मन का उद्योग जो है सो काफ़ी विकसित रहा होगा। इसी प्रकार से बालाकोट और लोथल में सीप उद्योग भी जो है सो काफ़ी विकसित रहा होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है शिल्प और उद्योग में। फिर हम लोग अगर व्यापार वाणिज्य की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा संस्कृति के लोगों का व्यापार मुख्य रूप से जो है सो मेसोपोटामिया या सुमेर की सभ्यता के साथ था, है ना। मुख्य रूप से मिस्र की सभ्यता के साथ भी जो है सो व्यापारिक संबंधों से इनकार हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग पाते हैं क्या कि मुख्य व्यापार जो विदेशी व्यापार था वो सुमेर या मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ही था। फारस की खाड़ी के रास्ते जो है सो ये व्यापार जलीय मार्ग से जो है सो होता था। हम लोग पाते हैं कि सभ्यता में जो मुहर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर का जो निर्माण किया जाता था वो मुख्य रूप से या तो आयताकार हैं या नहीं तो वर्गाकार हैं। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मुहर का प्रयोग होता था वो मुख्य रूप से बेलनाकार उसका आकार होता था, है ना। बेलनाकार मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं बनता था और आयताकार और वर्गाकार मुहर मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं बनता था। मुहरों का उपयोग व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं की पहचान में जो है सो किया करते थे। ठीक है, तो यदि सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र से हम लोगों को बेलनाकार मुहर अगर प्राप्त हो रहा है या हुआ है और मेसोपोटामिया के क्षेत्र से यदि आयताकार या वर्गाकार मुहर हम लोगों को अगर प्राप्त होता है तो ये विदेशी व्यापार की जो है सो सूचना देता है। मतलब इससे यह स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया से कुछ माल यहाँ आया होगा या फिर यहाँ से जो है सो माल वहाँ गया होगा। मुहरों का मिलना इस ओर जो है सो संकेत करता है।
ठीक है। हम लोग पाते हैं कि मेसोपोटामिया के कुछ स्थानों से, जैसे कि सूसा हो गया, ऊर हो गया, है ना, निपुर हो गया, इन स्थानों से जो है सो हम लोग पाते हैं क्या कि मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता के आयताकार एवं वर्गाकार मुहरों की जो है सो प्राप्ति हुई है, और उस पर जो है सो सैंधव लिपि भी अंकित है और एक श्रृंगी प्राणी या यूनिकॉर्न का चित्र भी जो है सो अंकित है। ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि मेसोपोटामिया में स्थित अक्काड के एक शासक, है ना, जिसकी तिथि जो है 2350 बीसी मानी जाती है ना। यह जो अक्काड का जो ये शासक था, तो यह दावा करता है कि दिलमन, मागन और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में जो है सो लंगर डालते हैं, है ना। दिलमन की पहचान जो है बहरीन से, मागन की पहचान बलूचिस्तान या मकरान से, और मेलुहा की पहचान जो है मुख्य रूप से पंजाब और सिंध के क्षेत्र से की गई है। तो अक्काड के शासक का, है ना, अक्काड के शासक का जो ये अभिलेख हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, तो इससे भी जो है सो विदेशी व्यापार की सूचना हम लोगों को मिलती है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य क्षेत्र था, पंजाब और सिंध का इलाका हृदय स्थल था संस्कृति का। तो हम लोग पाते हैं क्या कि आंतरिक व्यापार भी होता था, सभ्यता के भीतर भी जो है सो व्यापार होता था, और विदेशी व्यापार तो होता ही था। तो हम लोग पाते हैं कि आयात की वस्तुओं की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग देखते हैं कि आयात की वस्तुओं में जो है सो अर्ध कीमती पत्थरों का आयात किया जाता था। अर्ध कीमती पत्थर मुख्य रूप से बलूचिस्तान और राजस्थान से जो है सो मंगाया जाता था। इसी प्रकार बिटुमिन का आयात भी बलूचिस्तान से किया जाता था, और मेसोपोटामिया से भी उसको जो है सो मंगाया जाता था। चांदी जो है वो अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया क्षेत्र से जो है सो मंगाया जाता था। इसी प्रकार से सोना अफगानिस्तान से भी, ईरान से भी, और दक्षिण के कोलार क्षेत्र से भी जो है सो मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से जो है सो आयात किया जाता था। सीसा भी ईरान और अफगानिस्तान से जो है सो मंगाया जाता था। तांबा के लिए मुख्य रूप से राजस्थान का खेतरी का जो क्षेत्र है, खेतरी का जो खदान का जो इलाका है, वहाँ से जो है सो तांबे का आयात किया जाता था। लाजवर्द मनी, मतलब जिसको नीलम हम लोग कहते हैं, एक कीमती पत्थर है, तो लाजवर्द भी जो है सो अफगानिस्तान के बदकसा से जो है सो मंगाया जाता था। ठीक है। पेस्को जो एक इतिहासकार हुए, पेस्को महोदय का मानना है कि सोना जो है वो दक्षिण भारत के कोलार से भी जो है सो मंगाया जाता था। इसी प्रकार से शंख, घोंघा आदि भी आयात किया जाता था पश्चिमी भारत के तट और फारस की खाड़ी के क्षेत्र से। फिरोजा पत्थर भी ईरान से जो है सो मंगाया जाता था। मतलब जो भी आयात किया जाता था सभ्यता में, तो हम लोग पाते हैं क्या कि विलासिता से संबंधित चीजों का ही मुख्य रूप से आयात किया जाता था। निर्यात की अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्या भेजते थे बाहर, तो हम लोग पाते हैं कि सीप की वस्तु, हाथी दांत की वस्तु, तैयार कपास तथा अनाजों का जो है सो मुख्य रूप से जो निर्यात किया जाता था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया की कोई वस्तु हम लोगों को प्राप्त नहीं होती है, जो स्पष्ट करती है कि मेसोपोटामिया से कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल, चमड़े के उत्पाद आदि जो है सो मंगाए जाते होंगे, जो शीघ्र ही जो है सो नष्ट हो गए। यह जो व्यापार संतुलन था, तो यह व्यापार संतुलन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के पक्ष में था। ठीक है ना। अब क्या है कि इस विदेशी व्यापार को अगर हम लोग ध्यान में रखें, तो हम लोग पाते हैं क्या कि जो भी चीज़ें हम लोग मंगा रहे हैं वो विलासिता से जुड़ी हुई है। मतलब डे टू डे लाइफ यूज की चीज़ें हम लोग कम मंगा रहे हैं। ठीक है ना। विलासिता से संबंधित चीज़ें ही हम लोग ज़्यादा मंगा रहे हैं। तो यह प्रकट करता है कि जो विदेशी व्यापार होता था सभ्यता में, तो अमीर लोगों की आवश्यकताओं को जो है सो ध्यान में रख करके किया जाता था, क्योंकि लग्जरी गुड्स जो है सो ज़्यादा हैं, डे टू डे लाइफ के जो यूज की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कम है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग बंदरगाह की बात करें कि किन बंदरगाहों से जो है सो ये व्यापार होता था, तो हम लोग पाते हैं कि सबसे मुख्य बंदरगाह जो था वो लोथल था। गुजरात स्थित जो लोथल था वो सबसे मुख्य बंदरगाह था। इसके अतिरिक्त रंगपुर, प्रभास पाटन या सोमनाथ जिसको हम लोग कहते हैं, बालाकोट, डाबरकोट, सुतकांगेंडोर, सुतकाकोह आदि जो है सो प्रमुख बंदरगाह सभ्यता में जो है सो थे। अधिकांश जो है बलूचिस्तान में
स्थित थे बलूचिस्तान क्षेत्र में, से डाबरकोट, बालाकोट, सूदकांग, इंदौर, ये सब बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित थे, है ना। बलूचिस्तान आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, फिर भी यहाँ बंदरगाहों की बहुलता थी, क्योंकि सिंधु और गुजरात क्षेत्र के बंदरगाहों के विपरीत ये समुद्री लहरों से जो है सो ज़्यादा सुरक्षित थे, तथा बरसात में बलूचिस्तान के बंदरगाहों से ज़्यादा जहाज जो है सो खुलते थे। इसको ध्यान में रखिएगा कि बलूचिस्तान इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं था, फिर भी वहाँ पर बंदरगाहों की संख्या अधिक थी, है ना। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि हम लोग पाते हैं क्या कि समुद्री लहरों से जो है सो वो एक सुरक्षित क्षेत्र है। फिर परिवहन के साधन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि मोहनजोदड़ो से हम लोगों को पक्की मिट्टी के बने हुए मुहर में नाव का चित्र जो है सो प्राप्त होता है। इसी प्रकार से लोथल से पक्की मिट्टी के जो है सो नाव के मॉडल हम लोगों को मिले हैं, है ना, जिस पर मस्तूल हेतु छिद्र भी जो है सो बना हुआ है ना। अंतर्देशीय परिवहन के साधन के रूप में बैलगाड़ी का संभवतः जो है सो प्रयोग होता था, है ना। और बैलगाड़ी के जो पहिए होते थे वो जो है सो ठोस होते थे, ठीक है ना। हड़प्पा और चान्होदड़ो से हम लोगों को कांसे की इक्का गाड़ी भी जो है सो प्राप्त होती है ना। तो मतलब ध्यान रखिएगा, परिवहन के साधन के रूप में हम लोग पाते हैं कि ऊंट का प्रयोग होता था, बैल का जो है सो प्रयोग होता था, गधे का जो है सो प्रयोग होता था, ये परिवहन के साधन थे। फिर नाव का तो परिवहन के साधन के रूप में उपयोग होता ही था, बैलगाड़ी का जो है सो प्रयोग होता था, और जो बैलगाड़ी जो होता था वो एक पशु के द्वारा खींचा जाता था, है ना, मतलब कि इक्का गाड़ी था वो, ठीक है। और उसके जो पहिए थे वो बिल्कुल सॉलिड थे, ठीक है, ठोस रूप में वो थे। तो ये जो है सो अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ चीज़ों पर हम लोग चर्चा किए। हम लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की क्या स्थिति थी, पशुपालन की क्या स्थिति थी, शिल्प और उद्योग की क्या स्थिति थी, है ना। शिल्प और उद्योग से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कला सेक्शन में हम लोग जो है सो देखेंगे जा करके, ठीक है ना। इसी प्रकार से व्यापार वाणिज्य को हम लोगों ने देखा, है ना, परिवहन के साधन को देखे, और फिर बंदरगाह को हम लोग देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो है सो समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।